नमस्कार मित्रों, YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, अपना जो क्रम चल रहा था पढ़ाई का, पद्य भाग में हमने 2 पाठ देखे थे। आज हम जो है गद्य पाठ देखेंगे। 2-2 करके ऐसे ही अपन लेते रहेंगे। कुछ पद्य में से चलता रहेगा, कुछ गद्य में से चलता रहेगा। तो आज हम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, इसके बारे में पहले लेखक पढ़ते पढ़ लेते, फिर पाठ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। उनके पिता जो थे गोपाल चंद्र, वो भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देह अवसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कर्ता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तर्जर शब्दों की बहुतायत है, यानी कि ज्यादा प्रयोग जो इन्होंने किया है वो अपने काव्य में तर्जर शब्दों का प्रयोग किया है। लोकोक्तियां और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित किया गया है। लालित की सुंदरता आ गई है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के प्रयोग भी किए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से उनको सुशोभित किया। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। ये पत्रिकाएं हैं दोस्तों। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है, उनमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि प्रसिद्ध है। इस पर मैंने ज्यादा फोकस भारतेंदु के परिचय पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका जो परिचय है वो मैं पूर्व में करा चुका हूं। भारतेंदु जी का जो परिचय है, मैंने लेखक परिचय और कवि परिचय जब कराए थे तो उनमें से लेखक परिचय में भारतेंदु जी का मैं परिचय आपको करा चुका हूं, इसलिए मैंने ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया है। अब आपका पाठ परिचय चलता है, यहाँ से आपका पाठ स्टार्ट होता है। प्रस्तुत निबंध ये जो है भारतेंदु का, ये जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये किस श्रेणी का है? निबंध श्रेणी का पाठ है। हाँ, निबंध श्रेणी का पाठ है। भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। इस पाठ में जो शैली रही है वो कौन सी रही है दोस्तों? व्यंग्यात्मक शैली। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, ये वर्तमान एक मानव की जो प्रवृत्ति होती है उसकी उस पर प्रकाश डाला है कि आज संसार में कोई भी मनुष्य समाज में रहकर के क्या होना चाहता है? प्रसिद्ध होना चाहता है। और प्रसिद्ध होने के लिए वो क्या क्या करता है। कोई
ये कहता है कि मैं अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छे पोस्ट पर जाऊं, कोई कहता है मैं समाज सेवा करके अच्छे, कोई सत्कर्मों से प्रसिद्ध हो जाता है तो कोई बुरे कर्मों से भी संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि उसको सब जाने, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण विषय है। इसी प्रकार समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचार पूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर भी जैसे कि वर्तमान समाज में रहने वाले मनुष्य की स्थिति बताइए कि वो हर संभव ये प्रयास करता है कि वो प्रसिद्ध हो जाए समाज में। तो यही बात यहाँ भारतेंदु जी पर भी लागू होती है। समाज, भारतेंदु जी ने अपना वर्णन किया है कि भारतेंदु जी ने कहा है कि मैं भी समाज में प्रसिद्ध होना चाहता था, लेकिन वो प्रसिद्ध होना नहीं चाहते थे। वास्तव में उन्होंने समाज को व्यंग्य किया है कि पता नहीं मनुष्य क्यों बड़ा बनने के लिए प्रसिद्ध होना चाहता है, क्यों अपने नाम को अमर करना चाहता है, क्यों इस दिखावे की जिंदगी को जीना चाहता है। तो उस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने व्यंग्य किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक जिज्ञासा की कि मैं बहुत अमर होना चाहता हूँ, बड़ा बनना चाहता हूँ, जिससे कि लोग मुझे याद रखें। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है विचार करता है कि मैं एक देवालय बनवा दूं, यानी कि मंदिर बनवा दूं, और मंदिर जैसे ही मैं बनवा दूंगा तो मंदिर के रूप में लोग मुझे याद रखें। क्या करेंगे? मंदिर के रूप में लोग मुझे याद रखेंगे, मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन वो फिर आगे कुछ समय बाद ही इस बात को छोड़ देता है, क्योंकि उसने सोचा कि अंग्रेजों का शासन है भारत में, धीरे धीरे अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ता जाएगा, तो इस जो हमारा जो हिंदू धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, तो मंदिर का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं अमर नहीं हो पाऊंगा। फिर सोचता है कि यार कोई ऐसी पुस्तक लिख दूं जो लोग पढ़ते रहें और उस पुस्तक के माध्यम से मुझे याद करते रहें, उस पुस्तक के बहाने मैं अमर हो जाऊं। फिर सोच तुरंत ही उसके मन में विचार आता है कि यदि मैं पुस्तक लिखता हूं तो पता नहीं किस लाइब्रेरी में वो पुस्तक रखी रहेगी और धीरे धीरे कोई चूहे कुतर देंगे उसको और वो पुस्तक जो है नष्ट हो जाएगी। तो सोचता है कि पुस्तक लेखन से भी मैं अमर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की लेखक है, विभिन्न प्रकार की युक्तियां लगाता है अमर होने के लिए। वास्तव में लेखक लगा नहीं रहा है, समाज पर व्यंग्यात्मक प्रहार कर रहा है कि लोग तरह तरह की युक्तियां अपनाते हैं समाज में अमर होने के लिए, बड़ा बनने के लिए, हमको सब जाने, हमारा नाम इतना ऊंचा हो कि हमें सब पहचाने। इस बात को लेकर के हम एक दूसरे से होड़ा-होड़ी में लगे हुए हैं। इसी बात पर लेखक ने व्यंग्यात्मक प्रहार इस पाठ में किया है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, पाठ का नाम क्या है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये पाठ है आपका, कौन सी शैली का है? निबंध शैली का है। इसमें निबंध विधा है और शैली कौन सी है? व्यंग्यात्मक है। कौन सी शैली है? व्यंग्यात्मक। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लगी। लेखक कह रहा, पर्यंक कहते हैं पलंग को, कि आज रात्रि को पलंग पर जाते ही क्या हो गई? अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूं कि चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है, आज चल रहा है, कहो तो कल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। ये जो शरीर है इसका कोई भरोसा नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, जिससे मुझे लोग हमेशा के लिए याद रखें। क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। ये बात तो सत्य है दोस्तों कि जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है, पता नहीं अब है कल नहीं। तो लेखक इसी बात को स्वप्न में सोच रहा है और ऐसी युक्ति ढूंढ रहा है कि जिससे मैं अमर हो जाऊं। ऐसी कोई युक्ति निकल आवे कि श्वास श्वास पर हर बजो व्रथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। ये कहावत प्रसिद्ध है हमारे राष्ट्र में
कि प्रत्येक श्वास पर हमें भगवान का भजन करना चाहिए। वृथा श्वास मत खो, हमें बेकार में किसी भी श्वास को नहीं खोना चाहिए। यही बात वैसे ही नहीं निकाल देनी चाहिए। ना जाने एक सांस आने के बाद दूसरी सांस आएगी भी या नहीं आएगी। कहने का मतलब यह है कि ये शरीर जो है क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर शरीर का कोई भरोसा नहीं है, आज अस्तित्व में है, कल है या नहीं। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आए। इसका मतलब वो कह रहा है कि समय के साथ साथ सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहें व ना रहें, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम ये विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं होगी। सबसे पहले लेखक के मन में अमर होने के लिए विचार जो आया वो देवालय का आया, लेकिन लेखक दूसरे क्षण ये सोचता है, स्वप्न में सोच रहा है कि अब पश्चिमी सभ्यता का इतना प्रभाव हमारे देश में व्यंग्य कर रहा है, पश्चिमी सभ्यता पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे कल्चर पर प्रहार कर रहा है लेखक, कि आज हमारे देश में हमारी संस्कृति पर किसका प्रभाव है? पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। किसका? पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है। तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव जब हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, तो मेरे हिसाब से लेखक तो कह रहा है कि इस देवालय को बनवाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है देवालय को बनवाने का। क्योंकि जब पश्चिमी सभ्यता की चरम सीमा हमारे देश में आ जाएगी तो देवालय कोई नहीं जाएगा और इसका कोई महत्व भी नहीं रह जाएगा। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर कोई भी नहीं देखेगा। जब पश्चिमी सभ्यता आएगी तो भाषा भी कौन सी आएगी? अंग्रेजी भाषा का विकास होगा। अंग्रेजी भाषा का विकास होगा तो हमारी मातृभाषा को कौन जानेगा? हिंदी संस्कृत को। तो जब हिंदी संस्कृत को कोई नहीं जानेगा तो फिर मंदिर का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। इस कारण लेखक ने देवालय बनवाने का जो विचार मन में आया था उसका उसने परित्याग कर दिया, अर्थात उसको छोड़ दिया। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि क्रिटिक काट कर आदि से अधिक लेखन। दूसरा जो विचार लेखक के मन में आया वो पुस्तक लेखन का आया, पुस्तक लेखन का। लेकिन दूसरे क्षण उसने सोचा कि यदि मैं पुस्तक लिख दूं, या तो इसको कीड़े मकोड़े कुतर कुतर करके इसको नष्ट कर देंगे, या इसकी क्रिटिक यानी कि आलोचक पैदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आलोचक पैदा हो जाएंगे। कोई कहेगा ये बात सही लिखी हुई है और कोई कहेगा ये गलत लिखी हुई है। तो ये लेखक सोच रहा है सोता हुआ कि ये बात भी सही नहीं रहेगी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर ना होगी कि कीट क्रिटिक काटकर आदि से अधिक निगल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपियश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए, मतलब लंबे समय तक। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई। क्या पड़ी है वो पूछ? देखते स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। क्या निश्चय कर लिया? तीसरी बार में पाठशाला बनाने का। पहली बार मंदिर पर आए देवालय, दूसरी बार पुस्तक थी और तीसरा विचार क्या कर लिया? इस पर दृढ़ हो गया। देखा क्या हो गया? इस पर दृढ़ हो गया। इसको बनवाने का निश्चय लेखक ने किया। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरें निकली, अर्थात उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो पाठशाला का निर्माण करा। आप जानते हैं कि इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। अर्थात उसने भारतेंदु जी कह रहे कि मैंने अपने मित्रों की सहायता से
किसका निर्माण करा दिया? पाठशाला का निर्माण करा दिया। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 वेल रुपए और खर्च पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें वह हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं है, याद नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे, अर्थात बहुत सारा पैसा इसमें लगा था। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज तो विशेष प्रकार की जब पाठशाला निर्मित की गई, प्रसिद्ध होने के लिए तो विशेष प्रकार के शिक्षकों की भी आवश्यकता हुई। तो हिमालय की कंदर गुफाओं से खोज करके अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं। व्यंग है यहाँ, इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक निश्चित किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं। पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति थे, प्रथम अध्यापक। कौन थे? मुग्धमणि शास्त्री। पाखंड प्रिय धर्म अधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र। एक थे प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र। एक थे लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र के थे। शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि जो पाठशाला का निर्माण जो किया था, लेखक ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे पाठशाला के निर्माण, तो अपने मित्रों की सहायता से मैंने पाठशाला का निर्माण किया, इसमें बहुत सारा पैसा इसमें लगा। तो एक अद्भुत पाठशाला का निर्माण जब किया है तो इसके लिए अद्भुत शिक्षकों की आवश्यकता थी। तो शिक्षक कहाँ से लाए गए? हिमालय की कंदराओं, हिमालय की गुफाओं से विभिन्न प्रकार के शिक्षक लाए गए। किसके लिए? इस पाठशाला में पढ़ाने के लिए। जब विभिन्न प्रकार के शिक्षक इस पाठशाला में लाए गए तो इस पाठशाला का निर्माण हुआ। इसमें किस प्रकार का अध्ययन होगा, क्या इनकी विशेषता थी जो ये शिक्षक इस पाठशाला में लगाए गए थे, इसके बारे में अपन अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।